नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। निशिकांत दुबे का बयान तो आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, वायरल कल से चल रहा है लगातार। उसको लेकर एक बड़ी अपडेट है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले इस बयान पर कुछ बातें कर ली जाए। निशिकांत दुबे का जो सबसे खतरनाक बयान है, जो सबसे घटिया बयान है, जिस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को कम से कम शो काज नोटिस जारी करना चाहिए था, उसमें वो इस देश के चीफ जस्टिस पर आरोप लगा रहे हैं कि धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है और देश में जो गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए सीधे सीधे संजीव खन्ना जी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो जिम्मेदार हैं। इतनी मिर्ची क्यों लगी है निशिकांत को? इतना दर्द क्यों हो रहा है निशिकांत को? इतनी परेशानी क्यों है निशिकांत को? और क्या निशिकांत जो बोल रहा है वो खुद बोल रहा है या जबान उसकी है, बात किसी और ने कही है? सारा मामला उसी वक्फ कानून के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंटर्स पे रोक लगाई है, उस मामले को लेकर है। इन सब लोगों की प्लानिंग थी और जमीन लूटने, बाकी सबके आरोप तो पहले भी निशिकांत दुबे के ऊपर लगे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 की खबर है, 2 साल पुरानी। ये गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं। वहां पर एक साहब है शिवदत्त शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने उनका मेडिकल कॉलेज हड़प लिया। कुल मिलाजुला के कहानी यह थी कि शर्मा जी ने 93 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिस कर्ज से मेडिकल कॉलेज और साथ में हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको मान्यता नहीं दी, जिससे बैंक का उनका कर्ज डूब रहा था, हॉस्पिटल ना चल पा रहा था और ना ही मेडिकल कॉलेज शुरू हो पा रहा था। आते हैं बीच में निशिकांत दुबे, 20 लाख रुपए लेते हैं, ऐसा कहना है शिवदत्त शर्मा का कि 20 लाख रुपए उन्होंने लिए और कहा कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलवा देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि उन्होंने नीलामी करवा दी उस अस्पताल की, और उस नीलामी में बोली लगाने वाली केवल एक संस्था थी, बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट। यानी सीधी सी बात है कि बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट को वो सारी जमीन मिल गई। शिवदत्त शर्मा का कहना है कि ये ट्रस्ट जो है ये निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन सीधी सी बात है कि सत्ता इन्हीं की है, तो आगे जांच क्या होती? आरोप तो इनके ऊपर पहले भी बहुत से लगे हुए हैं। महुआ मोइत्रा ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इनके पास जो डिग्री है राजस्थान की प्रताप यूनिवर्सिटी की, वो फर्जी डिग्री है। जांच कभी हुई नहीं, जांच होती तो सामने आता कि डिग्री सच्ची है या झूठी है। वैसे भी निशिकांत दुबे जो है उल जलूल बयान देने के लिए संसद के अंदर और बाहर जाने जाते हैं, लेकिन जब वक्त की जमीनों की लूट का चांस मिलने वाला था इन सारे लोगों को, ये सारे लोग अलग अलग जगह जमीनों पर एकदम आग गड़ाए बैठे हुए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी कि जब तक मामला चल रहा है तब तक वक्फ बाय यूजर चलता रहेगा और जिलाधिकारी के पास इतना अधिकार नहीं होगा कि वक्फ की जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर सकें। उसके बाद से पूरी की पूरी पार्टी बौखलाई हुई है। जरा सोच के देखिए, इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या निशिकांत दुबे खुद दे सकते हैं? क्या इतनी हिम्मत है उनकी? क्या उन्हें नहीं पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? सोच के देखिए, अगर ऊपर से ग्रीन सिग्नल ना मिला हो, अगर ऊपर से ताकत ना मिल रही हो, ऊपर से झोंका ना गया हो, तो निशिकांत दुबे जैसों की हिम्मत नहीं है ऐसी बातें करने की। नड्डा साहब का बयान आ गया, चूंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आ गया कि यह उनका निजी बयान है, इससे हम खुद को अलग करते हैं। अलग करने का क्या मतलब होता है? क्या वो कोई फ्रिंज एलिमेंट है? क्या वो पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता हैं? अरे भाई, आपने कई बार टिकट दिया है, कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो निशिकांत दुबे कोई साधारण कार्यकर्ता तो है नहीं कि वो कुछ भी बयान देते हैं, पार्टी का उससे लेना देना नहीं है। और आगे एक और बात, अगर पार्टी का लेना देना नहीं है तो कल से आज तक पार्टी के कई सारे विधायकों, सांसदों के बयान निशिकांत दुबे के समर्थन में कैसे आ गए? कैसे टीवी चैनलों पर बैठकर, गोदी मीडिया तो उसको डिफेंड कर ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उस बयान से अपने को अलग कर चुकी है, उस बयान को गलत मानती है, तो फिर पार्टी के लोग उसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं पार्टी यह आदेश जारी करती है कि इस पर होने वाली किसी भी बहस में हमारा कोई भी प्रवक्ता इसको डिफेंड नहीं करेगा? और सब जानते हैं कि गोदी मीडिया किसके इशारे पर चलती है। उस गोदी मीडिया में अगर निशिकांत दुबे को लगातार डिफेंड किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? निशिकांत दुबे पहले भी हिंदू मुसलमान भड़काने के साथ साथ दुनिया भर की बातें करता रहा है, औरतों के लिए अपमानजनक बातें करता रहा है। पार्टी ने
उसके बाद भी टिकट क्यों दिया? पार्टी क्यों उसके बाद भी सर पे बिठा के रखती है? एक बात हमेशा हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जो आरएसएस है वो 10 मुंह से बोलती है। एक आदमी गाली देने का काम करेगा, दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, तीसरा आदमी जाकर टीवी चैनल पर उसको डिफेंड कर देगा, चौथा आदमी मामला ही बदल देगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन असल उद्देश्य सभी का एक होता है। वही खेल यहां पर बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि निशिकांत दुबे के बयान पर चाहे पार्टी के अध्यक्ष कुछ भी कह रहे हो, पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। और यह दरअसल इकलौता बयान नहीं है, ऐसे कितने ही बयान दिए गए। गोदी मीडिया के एंकरों के ट्विटर हैंडल देख लीजिए, छटपटा रहे हैं बिल्कुल। सरकार अगर चलानी है संसद को तो फिर कोर्ट कैसे ऐसे आदेश दे सकता है? कानून बनाने का अधिकार सरकार का है, संसद का है, कोर्ट का नहीं है, वगैरह वगैरह। अरे भैया, कोर्ट ने कौन सा कानून बना दिया? कोर्ट वहां पर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए है, यह देखने के लिए है कि जो कानून बना है वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। जब इंदिरा गांधी के जमाने में कोर्ट यह कर रहा था तो आप तालियां बजा रहे थे। जब यूपीए के जमाने में कोर्ट यह कर रहा था तो आप तालियां बजा रहे थे। और अब आपके जमाने में वक्फ बिल के ऊपर अगर कोर्ट ने बोल दिया है, या फिर आपके राज्यपालों के महीनों महीनों बिल को दबा कर रखने पर कुछ बोल दिया है, तो धनखड़ से लेकर और निशिकांत दुबे और छोटे मोटे ट्रायल्स की तो बात छोड़ ही दीजिए, ये सारे लोग पागलों की तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं। बाकी मुद्दों पर हम आ जाएंगे, लेकिन जरा एक बात सोचिए। राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आया। जाहिर तौर पे बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, मुसलमानों को भी बुरा लगा होगा। इतने लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे थे और जो फैसला आया उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स की जगह भावनाओं की बात ज्यादा की गई थी। लेकिन क्या किसी मुस्लिम तंजीम ने, क्या किसी विपक्ष की पार्टी ने, क्या किसी इंटेलेक्चुअल ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी गंदी बात कही असहमति के बावजूद? कभी आपने सुना कि किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो गृह युद्ध भड़काने का काम कर रहा है? और एक और बात, इस देश के अंदर कौन सा गृह युद्ध चल रहा है? मणिपुर को छोड़ दें तो इस देश के अंदर कौन सा गृह युद्ध चल रहा है? और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो तो पिछले 2 साल से हो रहा है। संजीव खन्ना जी तो कुल मिला जुला के 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने हैं हमारे, अभी अभी आए हैं और मई में रिटायर हो जाएंगे। मणिपुर में गृह युद्ध तो पिछले 2 साल से चल रहा है। कौन चला रहा है? केंद्र में सरकार आपकी, मणिपुर में सरकार आपकी। अगर वहां गृह युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं तो किसने बनाई हैं? और कहां गृह युद्ध चल रहा है भाई? मुसलमान अगर वक्फ के समर्थन में सड़क पर आ जाएं तो गृह युद्ध चलने लगता है। मुंबई के घाटकोपर में आपने गिरा दिया जैन मंदिर, बीएमसी ने गिरा दिया जैन मंदिर। 35-40 साल पुराना जैन मंदिर बताया जा रहा है जिसको गिराया गया है, और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसलिए गिराया गया है कि वो जमीन किसी बिल्डर को चाहिए थी। अब उस जैन मंदिर के गिराए जाने के खिलाफ कल जैनों का बड़ा जुलूस निकला था। हजारों की संख्या में जैन सड़क पर आए थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि गृह युद्ध चल रहा है। अगर वक्फ के समर्थन में ओवैसी बुलाएं और हैदराबाद में 1,50,000 लोग इकट्ठा हो जाएं तो वो गृह युद्ध हो जाता है। लेकिन अगर जैन मंदिर के समर्थन में जुलूस निकलता है तो वो गृह युद्ध नहीं होता है, वो कुछ और होता है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर 400 पार चले गए होते तो शायद सड़कों पर तलवारें और बंदूकें चल रही होती। ये जो गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये तो मैं कहूंगा हमारे देश के शांतिपूर्ण जो नागरिक हैं वो ऐसी स्थितियां बनने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही हैं वो तो आपके समर्थकों द्वारा की जा रही हैं। कहीं करणी सेना पहुंच जाती है आगरा में और धमकी देती है, उसका बंदा धमकी देता है कि अखिलेश यादव की हत्या कर दूंगा, और उसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। इस देश में क्या क्या हो रहा है लगातार हम लोग बता ही रहे हैं, और बताने की जरूरत क्या है? अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक आप लोग सब कुछ देख ही रहे हैं। ये सारी स्थितियां जो पैदा की जा रही हैं वो आपके लोगों द्वारा पैदा की जा रही हैं। निशिकांत दुबे और इस आदमी के अंदर कितना जहर भरा है, ये बात आप सोचिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर तो इसने बोला ही था, जिससे पार्टी ने अपना पल्ला छुड़ा लिया, लेकिन पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने वक्त को लेकर कुछ लिखा था, इस आदमी ने उसको रिट्वीट करके कुरैशी साहब के लिए कितनी गंदी भाषा यूज की है वो मैं करना भी नहीं चाहता। यह कहता है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, आप मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। एसवाई कुरैशी, जिनके दामन पर एक दाग नहीं है,
जिन्होंने बाकायदा किताब लिखकर इनको चुनौती दी थी कि बताओ कहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। एक एक डेटा उठाकर सामने रख दिया था, इन लोगों की जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस एसवाई कुरैशी के ऊपर हमला करता है निशिकांत दुबे, और इस बार जगत प्रताप नड्डा जी भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर हमला करना, मुसलमान हिंदू की नफरत फैलाना, यह तो यूएसपी है। इसके बिना तो इन लोगों का काम चलेगा ही नहीं। इसलिए जब एसवाई कुरैशी पर हमला करता है निशिकांत दुबे, तो पार्टी भी खामोश रह जाती है। कहां कौन बोलेगा, क्यों बोलेगा, जब पूरी पार्टी ही यही काम करती रहती है, लगातार हमले करती रहती है। इसके पहले भी अगर आपको याद हो, एक क्रिश्चियन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लिंगदो साहब। लिंगदो कमीशन बना था जिसने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर चुनाव को लेकर नियम बनाए थे, और लिंगदो साहब को बेहद ईमानदार चुनाव आयुक्त माना जाता था। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2014 की बात है। लिंगदो के ऊपर कैसे कैसे हमले नहीं किए गए ये बताने के लिए कि वो ईसाई हैं, इसलिए वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, सिद्ध कभी कुछ नहीं हुआ। एक आरोप नहीं है लिंगदो साहब के ऊपर, आज की तरह नहीं है कि महाराष्ट्र में एक पुलिस वाला खड़ा होकर कहता है, दिखाता है मोबाइल में अपना बैंक अकाउंट की, देखो ये 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाले गए थे। किस लिए डाले गए थे? एक तो धनंजय मुंडे ने सुपारी दी थी, और दूसरा ईवीएम से दूर रहने के लिए, ताकि ईवीएम बदले जा सके, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सके। ऐसे ऐसे आरोप हैं, लेकिन अभी के चुनाव आयुक्त पे कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपने चुन के रखा है उनको। लिंगदो के ऊपर जिस तरह की घटिया भाषा बोली गई थी, गवाह हूं मैं उसका। उस समय मैं गुजरात में था, गुजराती अखबारों में भी छपता था, अंग्रेजी अखबारों में भी छपता था, वो सारा कुछ मैंने अपनी आंख से देखा और पढ़ा है। और आज एसवाई कुरैशी के खिलाफ निशिकांत दुबे बोलता है, और पार्टी एक बार नहीं कहती है कि सत्ताधारी पार्टी को इस तरह की घटिया बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल पूरा खेल यह है कि ये लोग किसी भी तरह से ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बस इनका यस मैन बन के रहे, ये कहें और उस पर अंगूठा लगा दे। कुछ जजेज ने ये किया भी, बिल्कुल सरकार के हिसाब से फैसले दिए, वो इनको बहुत प्रिय हैं। किसी को राज्यसभा में ले गए, किसी को कुछ ले गए, किसी को कुछ मिल जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन अगर एक जज ऐसा फैसला देता है जो सरकार के लिए दिक्कत तलब है, तो ये सारे लोग तुरंत परेशान होकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इसकी शुरुआत की जब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। आदेश तो था ही नहीं, था तो रिक्वेस्ट। लेकिन सवाल कितना इंपॉर्टेंट था कि एक चुनी हुई सरकार बिल बनाती है, कानून लेके आती है, राज्यपाल उसको दबाकर 6-6 महीने बैठ जाते हैं। आप बताइए विपक्ष की सरकारें काम कैसे करेंगी जब वो कानून ही नहीं बना पाएंगी, जब वो कोई आदेश पास ही नहीं कर पाएंगी। और अगर यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जांच करके पूछा कि क्या राज्यपाल के पास कोई ऐसा वीटो पावर है, और जवाब था नहीं, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, फिर किस आधार पे आप 6-6 महीने तक बिल लटका के रखते हैं? और अगर इस संबंध में राष्ट्रपति से उन्होंने निवेदन किया कि 3 महीने के अंदर राज्यपाल को यह कहा जाए कि वो बिल क्लियर करके या फिर अपना ऑब्जेक्शन लिख के वापस कर दे, तो इसमें क्या गलत हो गया? लेकिन धनखड़ साहब को राष्ट्रपति बनना है। धनखड़ साहब को कितना सम्मान मिलता है वो सब तो हम लोग देख चुके हैं, कैसे हाथ जोड़ के झुकते हैं वो सब हम लोग देख चुके हैं। अपने पद की गरिमा कैसे बना के रखते हैं वो हमने राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में देखा है। जब तमाम लोगों को उन्होंने एक ही दिन में निलंबित कर दिया, उसके अंदर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह बैठे हैं, कभी निष्पक्ष होकर वहां पर बैठे हुए दिखाई नहीं देते। वो सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहे हैं। मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं। आज ये खबर अचानक दिखाई दी मुझे, आज की ही खबर है। एक महिला जज है, वो फैसला देती हैं, और उस फैसले के बाद जो कन्विक्ट है, जो अपराधी है, जो मुजरिम है, वो कहता है कि तू है क्या चीज, बाहर मिल फिर दिखाता हूं कैसे जिंदा बच के जाती है। और उसका जो वकील है वो भी बदतमीजी करता है। ये हुआ है दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर। सोच के देखिए, ये हरकत किसी मुसलमान ने की होती, ये हरकत किसी विपक्ष के नेता ने की होती तो इस देश में बवाल मच जाता। सोच के देखिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कोर्ट्स की क्या इज्जत रह गई है, लोग कोर्ट्स को कैसे डील कर रहे हैं। जिस दिन एक जज फैसला देगा और अपराधी कहेगा कि मैं तुझे बाहर देखता हूं, तू है क्या चीज,
उस दिन कोर्ट का मतलब क्या रह जाएगा, न्याय का मतलब क्या रह जाएगा। अभी तौलीन सिंह का एक बयान में पढ़ रहा था, मजेदार एक आर्टिकल है, उसका आर्टिकल के अंदर उन्होंने लिखा है कि जो संघर्ष है वो अभी के बार्बरिक वर्ड यूज किया है, अभी की बार्बरिक व्यवस्था और पुरानी सभ्य व्यवस्था के बीच में है। ये वही तौलीन सिंह है जो दिन रात मोदी के गुण गाती थी। ये वही तौलीन सिंह है जिन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को हर मुद्दे पर बचाने की कोशिश की है। आज उनको एहसास हो रहा है कि जिस सत्ता के खिलाफ उन्होंने सारा तमाशा किया वो सभ्य थी, क्योंकि वहां कानून अपना काम कर रहा था, पुलिस अपना काम कर रही थी, क्योंकि वहां पर चुनाव हो रहे थे, निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे। सत्ताधारी पार्टी भी हारती थी तो बड़े आराम से स्वीकार करती थी। लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक फैसला आपके अनुरूप ना दे तो आप उसको गृहयुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहरा दें। चुनाव आयोग अपने हिसाब से बनाए, चुनाव आयोग बनाने के, चुनाव आयुक्त तो चुनने का जो पूरा प्रोसेस है उससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर कर दें ताकि अपना मन पसंदीदा आदमी बिठाएं और उसके बाद चुनाव में वो सब हो जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। और पुलिस जो कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, और जो गुंडे कर रहे हैं, सरकार के समर्थक गुंडे जो सड़कों पर कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। तौलीन सिंह जैसे लोगों को यह बात समझ में नहीं आई थी कि आरएसएस किस तरह से काम करता है। इतने सीनियर लोग हैं, इतना सारा उन्होंने राजनीति और सब कुछ इतिहास देखा पढ़ा होगा। कश्मीर पर तौलीन सिंह ने एक शानदार किताब भी लिखी है, पढ़नी चाहिए अगर कहीं मिल जाए तो। उन तौलीन सिंह और उनके जैसे लोगों को तब समझ में नहीं आया कि आरएसएस अगर सत्ता में आएगी, भाजपा अगर सत्ता में आएगी तो देश का क्या हाल होगा। आज समझ में आ रहा है, आज समझ में आने में बहुत देर हो गई है। आज जो अपडेट है वो ये है कि 2 अलग अलग वकीलों ने निशिकांत दुबे की अवमानना के लिए नोटिस दिया है। मामला सारा अटॉर्नी जनरल की कोर्ट में है। आज एक वकील जस्टिस गवई के पास पहुंचा था। जस्टिस गवई से उसने कहा कि यह अवमानना का मामला चलाया जाए। जस्टिस गवई ने जवाब दिया कि पहले ही हमारे ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं, हम इस मामले में क्या कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के हाथ में सब कुछ है, अगर वो इजाजत देते हैं तो कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देश में गृहयुद्ध के लिए जिम्मेदार कहना, या फिर सुप्रीम कोर्ट को देश के अंदर किसी गृहयुद्ध, जो गृहयुद्ध चल भी नहीं रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कहना, अगर यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है तो क्या है। छोटे मोटे लोगों ने, ट्रॉल्स ने तो जाने क्या क्या किया। सुप्रीम कोर्ट की गुंबद को मस्जिद की गुंबद बना दी, किसी ने शरिया कोर्ट कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। चलिए उनको तो अवॉइड कर लीजिए, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब अगर सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बचाए रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट का इकबाल बचा के रखना है, अगर इस देश के नागरिकों के अंदर कानून का सम्मान बचा के रखना है, तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अवमानना का मुकदमा निशिकांत दुबे के खिलाफ चलाया जाए, और अगर उसे दोषी पाया जाए तो जो सजा कानून दे सकता है वो सजा उसको दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर किसी दबाव में आकर या किसी और वजह से आप मुकदमा ही नहीं चलाने देते हैं, तो जिस दिन ये लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अखलाक, सुप्रीम कोर्ट का इकबाल, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम हुआ, उस दिन ये भी लिखा जाएगा कि आप भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार थे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।